बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और खबर देहरादून से, जहां विद्युत उपभोक्ता को मिलेगा मुआवजा। जी हां, लोड घटाने बढ़ाने में हुई देरी पर मुआवजा मिलेगा। तो बड़ी जानकारी आपको देते चले देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां विद्युत उपभोक्ता को मुआवजा मिलेगा। लोड घटाने बढ़ाने में हुई देरी पर मिलेगा मुआवजा। विद्युत से खराब होने वाले उपकरणों के नुकसान की होगी क्षतिपूर्ति और विद्युत उपभोक्ताओं की प्रतिपूर्ति बढ़ाया गया है। आपको बताते चले, उपभोक्ताओं को 2 गुना बढ़ाया गया है और प्रतिपूर्ति क्लेम के लिए ऑनलाइन शिकायत की व्यवस्था, समय पर सर्विस नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, उपभोक्ताओं को 2 गुना बढ़ाया गया है और प्रतिपूर्ति क्लेम के लिए ऑनलाइन शिकायत की व्यवस्था, समय पर सर्विस नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां लोड घटाने बढ़ाने में हुई देरी पर अब मुआवजा मिलेगा। खबरों में बढ़ेंगे आगे और देहरादून से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते चले, प्रदेश में सभी सेतुओं का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग ने इससे लेकर निर्देश जारी किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको देहरादून से बताते चले, प्रदेश में सभी सेतुओं का ऑडिट किया जाएगा और प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग ने इसे लेकर निर्देश भी जारी कर दिया है। सेतुओं से संबंधित सूचना 3 हफ्ते के अंदर देने के रिपोर्ट निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां सेतुओं का अब सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा और इसे लेकर विभाग ने निर्देश भी जारी कर दिया है। खबरों में बढ़ेंगे आगे, राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म करने पर आज अहम सुनवाई हुई और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है। हर 6 महीने में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म करने पर सुनवाई हुई और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है, आदेश दिया है और हर 6 महीने में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया। 27 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी और ये भी जानकारी आपको देते चले, चरणबद्ध तरीके से सरकार खत्म करेगी राजस्व पुलिस व्यवस्था। पूरे प्रदेश में लागू होगी सिविल पुलिस व्यवस्था और कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में हर 6 महीने में प्रगति रिपोर्ट पेश करे, जिसकी जांच उच्च न्यायालय स्वयं करेगी। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता SN बाबुलकर ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के 2018 के आदेश के अनुपालन में प्रदेश की कैबिनेट की इसी साल 17 अक्टूबर को हुई बैठक में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया गया है और सरकार चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त कर सिविल पुलिस व्यवस्था लागू करने जा रही है। बढ़ेंगे खबरों में आगे, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धामी सरकार ने आर्थिक अपराध शाखा को जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद से कांग्रेसियों के चेहरे पर संतोष देखा जा रहा है। कांग्रेस का आरोप था कि इसके जरिए बीजेपी ने काले धन को सफेद किया है, जबकि तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र का कहना है कि उनके पूर्व औद्योगिक सलाहकार की कंपनी की जांच भी हुई थी, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। जांच के फैसले के बाद कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अब अपने दूसरे विचारधारा वाले नेताओं पर भी विपक्षियों की तरह जांच कर डर दिखाकर दबाव डाल रही है। रिपोर्ट देखिए। देहरादून में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। इस आदेश के बाद अब विपक्ष ने चैन की सांस ली है, जिसका कहना है कि अगर गड़बड़ी हुई तो उसका खुलासा भी होना चाहिए। ईओडब्ल्यू की जांच में निश्चित ही चीजें निकलनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष ने 2017 से 22 का जो हमारा सत्र चला था विधानसभा का, उसमें इसको गंभीरता से उठाया भी था, लेकिन तात्कालिक सरकार ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की और दबाने की कोशिश की और आज ये जांच इसकी बैठने वाली है, जांच होने वाली है। तो निश्चित ही राज्य के लोगों को ये जानने का अधिकार है कि जो विषय आज आदरणीय काजी निजामुद्दीन ने उठाया था और मैं भी उसमें बोला, प्रीतम सिंह जी ने भी उसमें अपने बातें रखी थी, अगर ये मामला उठता है तो सच्चाई लोगों के सामने आएगी। आरोप है कि वर्ष 2017 से 2020 तक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पूर्व औद्योगिक सलाहकार KS पवार की कंपनी में 200 करोड़ रुपए से अधिक की रकम FD के रूप में ऐसे लोगों के नाम जमा की गई थी जो या तो जिंदा नहीं हैं या उनके पते ही गलत दर्ज किए गए।
हालांकि तब के मुख्यमंत्री इन आरोपों को गलत मानते हैं। आखिरी सवाल, के.एस. पंवार जी पर जो आरोप हैं, आपके संज्ञान में भी चीजें आई होंगी, क्या आपने अपने स्तर पे पूछा कि ये इस तरीके के आरोप लगे हैं, क्योंकि औद्योगिक सलाहकार रहे थे? मैंने स्वाभाविक रूप से जब ये बात आई, मैं उनसे बातचीत की है और उन्होंने कहा कि पूरी तरह गलत है। अभी भी फरवरी मार्च में कोई जांच हुई है, उसमें भी कोई अनियमितता का उल्लेख नहीं किया गया है। कहा गया है कि जो कुछ एड्रेसेस उसमें शायद कुछ पूछे गए थे, तो उन्होंने कहा, विभाग ने जब जांच की, उन्होंने कहा भाई इसमें जो एड्रेसेस बिल्कुल सही है, उन लोगों से मिले हैं। उन्होंने कहा हमारे वहां पर अकाउंट है। तो मामला बीजेपी के एक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के काल का है और जांच का आदेश मौजूदा सीएम धामी ने दिया है। कांग्रेस हैरान है, जो मानती है कि अभी तक बीजेपी विपक्ष के नेताओं को ही जांच के नाम पर परेशान करती थी, लेकिन अब पार्टी के भीतर ही ये सब कुछ होने लगा है। की जरूरत है। इस समय बीजेपी का एक काम करने का तरीका बड़ा बदला सा हुआ है। विपक्ष के जो कदावर नेता हैं, ये जो अटैकिंग नेता हैं, उनके ऊपर सीबीआई ईडी की जांच बैठाना, उन पर राजनीतिक दबाव करना, ये तो हम देख ही रहे थे। ये नया एक कल्चर स्टार्ट हुआ है कि जो पार्टी के अंदर जो थोड़ा सा दूसरी विचारधारा में हैं या जो उनके मतलब सत्ता में बैठे हुए लोगों के विचारों के साथ जो मेल नहीं खा रहे हैं या उनकी अपनी अलग लाइन चल रही है, उनके खिलाफ भी हो सकता है ये दबाव की राजनीति का एक हिस्सा हो। हालांकि त्रिवेंद्र कहते हैं कि कांग्रेस के इस सवाल का जवाब कांग्रेस खुद ही दे तो बेहतर होगा। जी के खिलाफ आवाज उठा रहे कांग्रेस के सवालों का जवाब ये मेरे जिम्मे नहीं है कि उनके सवालों का जवाब मुझे देना है, इसलिए उस पर बारे में मैं ये कुछ भी कहना उचित नहीं समझता हूँ। कांग्रेस का आरोप है कि इस अवधि में कंपनी में फर्जी तरीके से हजारों लोगों के नाम से आरडी-एफडी में रुपया जमा कर काले धन को वैध किया गया है। सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड कंपनी की जांच के मामले में त्रिवेंद्र जी का कहना है कि इस पूरे मामले में सरकार कार्रवाई कर रही है, जो चीजें हैं वो सबके सामने आ जाएंगी। लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि के.एस. पंवार ने जो जानकारी उनको दी है, इस तरह का कोई मामला नहीं है। और त्रिवेंद्र ये कह रहे हैं कि के.एस. पंवार के मामले को उनसे जोड़कर अगर देखा जाए तो ये भी ठीक नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। और अगली खबर देहरादून से, जहां सीएम की फटकार के बाद पीडब्ल्यूडी जाग गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की नींद खुल चुकी है। पीडब्ल्यू के प्रमुख सचिव ने आदेश दिए और सड़कें गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया गया है। तो नवंबर के पहले हफ्ते में ही मरम्मत करने का आदेश दिया गया है। और हल्द्वानी में सीएम ने अफसरों को फटकार लगाई थी और गड्ढा युक्त सड़कें देखकर विफरे थे सीएम। वहीं आपको बताते चले कि उत्तराखंड में सड़कों की खराब हालत और लगातार बढ़ रहे गड्ढों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी की बैठक में अधिकारियों की क्लास लेते नजर आए थे। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को साफ तौर पर कहा था कि टनकपुर से हल्द्वानी तक वह सड़क मार्ग से आए हैं और सड़क की स्थिति क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री की फटकार के बाद अब लोक निर्माण विभाग नींद से जागा है। प्रदेश के प्रमुख सचिव लोक निर्माण आर.के. सुधांशु का कहना है कि नवंबर के पहले सप्ताह में ही सभी सड़कों की मरम्मत कर दी जाएगी। काफी बारिश हुई है, जिसके कारण की और उसके पहले भी नियत अंतराल पे बारिश होती रही है। बारिश में चूंकि वो जो रिपेयर का काम और प्लस हॉट मिक्सिंग का काम वो संभव नहीं हो पाता है और उसमें कई तरह की तकनीकी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए उस काम में उस स्तर की प्रगति नहीं हो पाई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि नवंबर के प्रथम सप्ताह तक इसे अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाएगा। और जिस स्तर पे अगर मान लिया कि जिसके स्तर पर लापरवाही की जाती है और नहीं पूरा किया जाता है, वैसी स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। और खबर रुद्रप्रयाग से, जहां महापंथ के पास बर्फ में दबे पर्यटक के शव का रेस्क्यू कर लिया गया है। वायुसेना और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया। आपको बताते चले 8 अक्टूबर से बर्फ में दबा था पर्यटक का शव, जिसे अब रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। तो रुद्रप्रयाग से खबर, जहां महापंथ के पास बर्फ में दबे पर्यटक के शव का रेस्क्यू कर लिया गया है।
8 अक्टूबर से बर्फ में दबा था पर्यटक का शव और 13 सदस्यीय रेस्क्यू दल ने शव का रेस्क्यू किया है। तस्वीरें देखिए निकलकर सामने आई है। केदारनाथ धाम से लगभग 10 किलोमीटर दूर महापंथ के निकट फंसे पश्चिम बंगाल के पर्यटक के शव को निकालने में एसडीआरएफ की टीम को सफलता मिली है और आज सुबह तीसरी बार हुए रेस्क्यू में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से शव को महापंथ से निकाला गया है। शव को लेकर चारधाम हेलीपैड लगाया गया है, जहां से शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि केदारनाथ पैदल ट्रैक पर महापंथ के पास 10 पर्यटकों के दल में एक पर्यटक की तबीयत खराब हो गई थी और 8 अक्टूबर को महापंथ में बर्फ के नीचे ये पर्यटक दब गया था। तब से रेस्क्यू लगातार किया जा रहा था। रेस्क्यू में काफी परेशानी हो रही थी और कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू दल आज आपको बताते चले जो पर्यटक दब गया था उसका शव निकाल लिया गया है। ट्रैकर्स के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति जो ट्रैकर्स थे वो केदारनाथ के पीछे की तरफ रांची से ट्रैक करते हुए जो आए थे वहां पे फंस गए थे। तो उसमें रेस्क्यू करके हमने एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर लिया था, परंतु दूसरे व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी और कई हमने अटेम्प्ट किए थे, परंतु मौसम खराब होने की वजह से हम ट्रैकर के शव को नहीं ला पा रहे थे। परंतु आज वायुसेना के 2 चॉपर्स की मदद से ट्रैकर के शव को बरामद कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अब बात मौसम के बदलते मिजाज की। पिथौरागढ़ धारचूला में बदला है मौसम का मिजाज और निचले इलाकों में जमकर बारिश हुई है। बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है और कल शाम से धारचूला में लगातार बर्फबारी हो रही है। तो लगातार आपको बताते चले बर्फबारी हो रही है, तो वहीं पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तो पिथौरागढ़ से देखिए ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया है और निचले इलाकों में जहां जमकर बारिश हो रही है, तो बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली। कल शाम से ही धारचूला में बर्फबारी हो रही है और उसकी तस्वीरें भी देखिए निकलकर सामने आई है। हर ओर सफेद चादर से बिछी हुई नजर आ रही है। और खबर नैनीताल से, जहां पहाड़ियों पर बर्फबारी जारी है। बर्फीली सफेदी से ढकी पहाड़ की चोटियां और पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। तो पहाड़ियों पर बर्फबारी जारी है और आपको बताते चले बर्फीली सफेदी से देखिए किस तरह से पहाड़ की चोटियां ढक गई है और पहाड़ियों पर सीजन की ये पहली बर्फबारी। नैनीताल पहुंचे सैलानियों में खुशी देखने को मिली, तो दूरबीन से बर्फ का नजारा देख रहे हैं सैलानी। और खबर देहरादून से, जहां सीएम धामी ने कमलेश गिरी के परिजनों से मुलाकात की, बातचीत की और सीएम धामी ने फोन पर बातचीत की है और संवेदना प्रकट की है। तो बड़ी जानकारी आपको देते चले देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां सीएम धामी ने कमलेश गिरी के परिजनों से बातचीत की है और सीएम धामी ने फोन पर बात कर संवेदना प्रकट की है। कमलेश ने सेना भर्ती में असफल रहने पर खुदकुशी कर ली थी और सीएम धामी ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। बागेश्वर का रहने वाला था कमलेश गिरी। कमलेश ने सेना भर्ती में असफल रहने पर खुदकुशी कर ली थी और सीएम धामी ने इस पूरे मामले के सामने आने के बाद संज्ञान लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। आपको बताते चले बागेश्वर का रहने वाला था कमलेश गिरी और सीएम धामी ने परिजनों से बातचीत की है। बताया जा रहा है कि कमलेश के परिजनों से फोन पर सीएम धामी ने बातचीत की है। और खबर देहरादून से, जहां चिकित्सा शिक्षा का 13वां राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। कौशल प्रयोगशाला का सीएम ने शुभारंभ किया है और स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम हुआ था, जिसमें सीएम धामी शिरकत करते हुए नजर आए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा पर 13वें राष्ट्रीय सम्मेलन और कौशल प्रयोगशाला के उद्घाटन किया और इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय लगातार उन्नति कर रहा है। तमाम जगह से दूर विश्वविद्यालय के, हमारे अन्य विश्वविद्यालयों के, मेडिकल कॉलेजों के जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग दे सकते हैं, वहाँ इनको भी हम प्रशिक्षण दे सकते हैं। स्वामी राम जी एक महान मानवतावादी दार्शनिक शिक्षक एवं श्रेष्ठ कर्मयोगी थे।
स्वास्थ्य देखभाल और आजीविका कौशल प्रदान करके इस पहाड़ी राज्य में अवसरों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की और वास्तव में ये नाम ही अपने आप में पूरे हमारे उत्तराखंड की जो पहचान है या हिमालयन राज्यों की जो बात है उसको भी सामने रखता है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। मसूरी में होगा उत्तराखंड सरकार का चिंतन शिविर। आपको बताते चले कि 22 से 24 नवंबर तक चिंतन शिविर होगा और पहले रामनगर में चिंतन शिविर की तैयारी थी। भारी बारिश के चलते अलर्ट की वजह से रद्द हुआ था और शिविर पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर चिंतन शिविर हो रहा है। पीएम ने कुछ नया करने का निर्देश दिया है और रूटीन काम से हटकर कुछ नया करने का निर्देश पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। 22 से 24 नवंबर तक ये चिंतन शिविर चलना है और पीएम के निर्देश के मुताबिक चिंतन शिविर का आयोजन नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो 22 नवंबर से मसूरी में उत्तराखंड सरकार का चिंतन शिविर होगा। 3 दिवसीय चिंतन शिविर मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आयोजित होगा और उत्तराखंड सरकार का चिंतन शिविर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगा। बढ़ेंगे खबरों में आगे। बात देहरादून की, जहां विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने की उम्मीद है। विपक्ष कई मुद्दों पर सदन में सवाल पूछ सकता है। तो विधानसभा शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने की उम्मीद और विपक्ष कई मुद्दों पर सदन में सवाल पूछेगा। भर्ती घोटाले पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। वहीं विपक्ष के तल्ख तेवर का सामना करना होगा और विभागों में हुए घोटाले का मुद्दा भी सदन में उठाया जाएगा। साथ ही ये भी बताते चले कि विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति भी तैयार की है। उत्तराखंड विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार को सदन में विपक्ष के तल्ख तेवर से रूबरू होना पड़ सकता है और विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे हैं जिनकी वो सदन में चर्चा की मांग करेगा। प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में धांधली का मामला है, अपराध और कानून व्यवस्था का मामला है। कई विभागों में घोटाले के मुद्दे सदन में उठाने की विपक्ष ने तैयारी की है। देखिए, अनेकानेक मुद्दे हैं। सबसे पहले हमारी मांग रहेगी कि बजट सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए, जिससे कि प्रदेश के ज्वलंत प्रश्न है, जो मुद्दे हैं और जो हमारे माननीय विधायकों के जो सवाल हैं, जो प्रमुख उनके विभिन्न क्षेत्रों की जो उनकी अपनी विधानसभावार जो समस्याएं हैं, उसको वह सदन में अपनी आवाज को बल दे सकें। पूरा प्रदेश में आज जिस तरह के हालात हैं, कानून व्यवस्था को इस तरह से चरमरा चुकी, नहीं ध्वस्त हो चुकी है। बहस की वजह से, लचर कानूनी व्यवस्था की वजह से सारे अभियुक्त जिनके नाम सबसे ऊपर हैं थे इस भर्ती घोटाले में, वो छूट चुके हैं। खबरों का सिलसिला जारी, रुकेंगे छोटी सी ब्रेक ले, बने रहे आप।